तो इससे पहले कि आपका मार्क टेस्ट शुरू किया जाए, आज का आपका प्रश्न है कि फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। ऑप्शन ए है आपका पाचन में, बी श्वसन में, सी रक्त निर्माण में, डी रोगों में प्रतिरक्षा में। तो आपको इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में अभी लिखना है। फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही है, इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसका सही उत्तर मैं मॉक टेस्ट के अंत में आपको बताऊंगा, तो अभी आप इसका उत्तर लिख दीजिए। तो आज का पहला प्रश्न है आपका, स्त्री में कौन सी जीन संगठक पाया जाता है? बताइए, स्त्री में कौन सी जीन संगठक पाया जाता है? क्या एक्स एक्स पाया जाता है, क्या एक्स वाई पाया जाता है, या सिर्फ एक्स पाया जाता है, या सिर्फ वाई पाया जाता है? बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। स्त्री में कौन सा जीन संगठक पाया जाता है? तो पहले का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? एक्स एक्स पाया जाता है स्त्री में। क्लियर है आपको? तो स्त्रियों में एक्स एक्स लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन के दौरान पुरुष एक्स वाई और स्त्री एक्स एक्स के गुणसूत्रों के मिलने से बालक या बालिका का जन्म होता है। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बताइए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? ऑप्शन ए है आपका स्त्री का एक्स और पुरुष का एक्स, बी ऑप्शन है स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई, सी ऑप्शन है स्त्री का वाई और पुरुष का एक्स, और डी ऑप्शन है आपका स्त्री का वाई और पुरुष का वाई। तो बताइए, मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? तो दूसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो दूसरे का तो जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। स्त्री का एक्स और पुरुष का वाई, गुणसूत्र जब मिलते हैं तो एक बालक का जन्म होता है। मानव में संतान के लिंग निर्धारण में पुरुषों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि पुरुषों में एक्स वाई लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं, जबकि स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं। निषेचन में एक्स वाई क्रोमोसोम के मिलने से ही बालक का जन्म होता है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है दूसरे का। अगला प्रश्न है आपका, मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपने निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मादा जनन पथ पे पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? ऑप्शन ए है आपका 12 घंटे के लिए, बी है 24 घंटे के लिए, सी है 48 घंटे के लिए, और डी है आपका 72 घंटे के लिए। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। मादा जनन पथ में पहुंचने के पश्चात मानव शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता कितने समय तक सुरक्षित रखते हैं? तो तीसरे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो तीसरे का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 72 घंटों के लिए, लगभग 3 दिनों के लिए। क्लियर है आपको? 3 दिनों के लिए अपनी निषेचन क्षमता को सुरक्षित रखते हैं। तो मादा जनन पथ पे, यहां पर पच नहीं होगा, पथ होगा, ठीक है। पहुंचने के पश्चात शुक्राणु अपनी निषेचन क्षमता 72 घंटे तक बनाए रखते हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? बताइए, निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? ऑप्शन ए है आपका गर्भाशय में, बी है डिंब वाहिनी नली में, सी है अंडाशय में, डी है योनि मार्ग में। तो बताइए, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। निषेचन की क्रिया कहां पर संपन्न होती है? तो चौथे का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो चौथे का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, डिंब वाहिनी नली में। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो मनुष्य में निषेचन की क्रिया डिंब वाहिनी नली में संपन्न होती है, जिसे इंग्लिश में फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, जहां पर नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के निषेचन द्वारा युग्मनज का निर्माण होता है, जिसे जाइगोट कहते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है, लेकिन आपको यह भी ध्यान रखना है कि नर का शुक्राणु भी परिपक्व होना चाहिए और मादा का अंडाणु भी परिपक्व होना चाहिए, तभी निषेचन की क्रिया संभव है। अगला प्रश्न है आपका, मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? बताइए,
मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? ऑप्शन ए है आपका 150 दिन, बी है 200 दिन, सी है 266 दिन, डी है 300 दिन। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा पांचवें का? बताइए, मनुष्य में सामान्य गर्भकाल कितने दिनों का होता है? 150 दिन, 200 दिन, 266 दिन, 300 दिन। देखिए आपने 280 पढ़ रखा होगा, 40 सप्ताह पढ़ रखा होगा, लेकिन कई बार क्या होता है, हमें ऑप्शन को देखकर जो सबसे सुटेबल होता है उसको उत्तर देना होता है। क्लियर है आपको? जो सबसे नजदीक का होता है। क्लियर है आपको? तो यहां पर कौन सा उस ट्रिक से, जो ये आपकी सबसे नजदीक वाली ट्रिक है, जो वेस्ट सुटेबल आंसर वाली ट्रिक है, उसके हिसाब से यहां पर कौन सा सही हो सकता है, उसके अनुसार यहां पर सी सही हो सकता है। क्लियर है आपको? 266 दिन, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो गर्भकाल का गर्भाधान और जन्म के समय के बीच के काल को कहते हैं। मनुष्य में गर्भकाल का आदर्श समय 266 दिन या 38 सप्ताह माना जाता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? बताइए, मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? ऑप्शन ए है आपका अपने परिवर्धन के 7वें दिन में, ऑप्शन बी है अपने परिवर्धन के 21वें दिनों में, सी ऑप्शन है अपने परिवर्धन के 28वें दिनों में। बताइए, परिवर्धन होगा, यहां पर तन नहीं होगा, ठीक है, और अपने परिवर्धन के 42वें दिनों में। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? बताइए, यहां पे धा होगा, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, यहां पर ता की जगह पे धा होगा, यहां पर भी। बताइए, मानव भ्रूण का हृदय कितने दिनों में स्पंदन करने लगता है? तो छठे का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? 28 दिनों में। तो मानव भ्रूण का हृदय अपने परिवर्धन के 28 दिनों में स्पंदन करने लगता है। भ्रूणीय विकास के तीसरे से 8वें सप्ताह को भ्रूण विकास काल कहते हैं। क्लियर है आपको? आपका अगला प्रश्न है, कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? बताइए, कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? ऑप्शन ए है आपका अपरा पोशिका एलेंटाइस, बी है जरायु कोरियान, सी है उल्व एमनियन, और डी है आपका पित्तक कोश। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है? कौन सी कला परिवर्तनशील भ्रूण की शुष्कन से रक्षा करती है? तो 7वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, उल्व एमनियन। क्लियर है आपको? तो उल्व या एमनियन में उल्वी तरल भरा रहता है, जो कि भ्रूण को नम बनाए रखने, बाहरी दबाव तथा धक्कों आदि से इसकी सुरक्षा रखने का कार्य करता है। क्लियर है आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है 7वें का। अगला प्रश्न है आपका 8वां, एमनियोसेंटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है? बताइए, एमनियोसेंटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन परीक्षण का, बी है अमीनो एसिड परीक्षण का, सी है भ्रूण के लिंग परीक्षण का, डी है हार्मोन परीक्षण का। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? एमिनियोसेंटोसिस किसके परीक्षण का एक तरीका है? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन परीक्षण का, बी है अमीनो एसिड परीक्षण का, सी है भ्रूण के लिंग परीक्षण का, और डी है हार्मोन परीक्षण का। तो 8वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 8वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, भ्रूण के लिंग परीक्षण का। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो एनिमियोसेंटेसिस गर्भवती महिलाओं में किया जाने वाला एक प्रसवपूर्ण परीक्षण है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के जन्म दोषों जैसे डाउन सिंड्रोम तथा गुणसूत्र विषमता आदि का परीक्षण किया जाता है। इसके माध्यम से भ्रूण का लिंग परीक्षण भी किया जा सकता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? बताइए, संभाव्य गर्भपात अवस्था कितनी अवधि की होती है? ऑप्शन ए है आपका 10 से 12 सप्ताह, बी है 24 से 28 सप्ताह, सी है 12 से 24 सप्ताह, और डी है आपका 30 से 32 सप्ताह। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 9वें का। तो 9वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 24 से 28 सप्ताह के मध्य में। अगला प्रश्न है आपका, आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? बताइए, आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है?
ए ऑप्शन है प्रोटीन की कमी, बी है आयरन की कमी, सी है प्रोजेस्टेरॉन की कमी और डी है आपका एस्ट्रोजन की कमी। बताइए आदतन गर्भपात का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए है आपका प्रोटीन की कमी, बी है आयरन की कमी, सी है प्रोजेस्टेरॉन की कमी और डी है आपकी एस्ट्रोजन की कमी। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाता है? तो 10वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? प्रोजेस्टेरॉन की कमी। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो आयतन गर्भपात का मुख्य कारण प्रोजेस्टेरॉन की कमी होना है। इसमें गर्भाशय के मध्य की ओर पाई जाने वाली आंतरिक संवरणी कभी कभी ढीली हो जाती है, जिससे भ्रूण रुकता नहीं है और फिसलकर यहां पर प्रीवा नहीं होगा, ग्रीवा होगा। ठीक है, ग्रीवा तक आ जाता है, इससे प्रसव पीड़ा नहीं होती है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भपात कितने प्रकार का होता है? बताइए। ए ऑप्शन में 3 दिया है, बी में 5 दिया है, सी में 7 दिया है, डी में 9 दिया है। तो अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार के गर्भपात बताए गए हैं, इनकी संख्या अलग अलग बताई गई है। तो जो यूथ की बुक है उसमें 9 लिखे हैं, ठीक है। जो विद्या वाली है उसमें 5 लिखे हैं। क्लियर है आपको? तो मैं आपको अभी सभी बता दूंगा। वैसे कोई संख्या निश्चित नहीं है कि इतने ही प्रकार के होते हैं, कहीं कहीं पर पूरे बता दिए गए हैं, कहीं कहीं पर कम बताए गए हैं। क्लियर है आपको? तो गर्भपात कितने प्रकार के होते हैं? इस क्वेश्चन के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ये यूथ का क्वेश्चन है तो उस बुक के अनुसार 9 प्रकार के होते हैं, लेकिन कई बुक में 5 प्रकार के भी लिखे हैं। वो कौन कौन से हैं अभी मैं आपको बता दूंगा। एक संभाव्य गर्भपात, बी अनिवार्य गर्भपात, दूसरा, तीसरा अपूर्ण गर्भपात, चौथा पूर्ण गर्भपात, पांचवा अप्राप्त या लुप्त गर्भपात, छठा है प्रेरित गर्भपात और सातवां है सेप्टिक गर्भपात, आठवां आतंक गर्भपात, नौवां है चिकित्सीय गर्भपात। क्योंकि बहुत से लोग अभी फोटो भेज के पूछने लगते हैं कि ये कौन सा इसमें से पढ़ें क्या है, तो इसलिए मैंने ये यूथ वाला भी आपको बता दिया है। और जो विद्या वाले में गर्भपात लिखे हैं 5, वो कौन से हैं वो आप समझ लीजिए। उसमें लीन गर्भपात है, संभावित गर्भपात है यानी कि थ्रेटेंड गर्भपात, पूर्ण गर्भपात यानी कि कंप्लीट गर्भपात और अपरिहार्य गर्भपात यानी कि इनवाइटेबल एबॉर्शन और अपूर्ण गर्भपात यानी कि इनकम्प्लीट गर्भपात और विषाक्त गर्भपात यानी कि सेप्टिक एबॉर्शन और इसके अलावा होता है आपका सिजेरियन गर्भपात यानी कि चिकित्सीय गर्भपात। क्लियर है आपको? तो गर्भपात यहां पर 9 प्रकार के दिए गए हैं यूथ वाली बुक में। बाकी मैं आपको अलग से पूरा एक पीडीएफ दे दूंगा गर्भपात के बारे में, जिसमें पूरा लिखा होगा इस चैप्टर के बारे में। उसकी आप चिंता मत करिए, गरिमा बैच में आपको वो पीडीएफ पूरी मिल जाएगी और बहुत अच्छी पीडीएफ होगी, जिसे आप आसानी से प्रिंट भी करवा सकेंगे। क्लियर है आपको? तो वो आपको पीडीएफ प्रिंट करने के लिए मिल जाएगी। अगर आप मुझे पर्सनल मैसेज करेंगे तो आपको गरिमा बैच वालों को वो मिल जाएगी। क्लियर है आपको? तो गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है? बताइए। गर्भकालीन विषाक्तता कितने प्रकार की होती है, यह आपका 12वां प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2, 3, 4, 5। कौन सा ऑप्शन इसका सही है? इसका सही ऑप्शन है ए, 2 प्रकार की होती है। क्लियर है आपको? तो ये कौन कौन से प्रकार की होती है? एक तो होती है आपकी तीव्र विषाक्तता, यहां पर तीव्र छूट गया है तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। एक होती है तीव्र विषाक्तता, जिसे इंग्लिश में कहते हैं एक्यूट कंडीशन, ठीक है। क्या कहते हैं? एक्यूट। जिन्होंने होम्योपैथी दवा ली होगी तो वहां पे वो एक्यूट को समझते होंगे। एक्यूट क्या होती है? जो बिल्कुल तुरंत होती है ना, तो उसको तीव्र तीव्र विषाक्तता कहते हैं, ठीक है, एक्यूट कंडीशन। और दूसरी होती है दीर्घावधि विषाक्तता। तो ये क्या होती है? ये दीर्घकालिक होती है, दीर्घ समय से होती है, तो इसको कहते हैं क्रोनिक विषाक्तता। क्लियर है आपको? तो विषाक्तता का अर्थ है रक्त में विष का समाहित होना। गर्भकालीन विषाक्तता एक गंभीर समस्या है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? बताइए। गर्भकालीन जो तीव्र विषाक्तता होती है वो गर्भावस्था की किस अवधि में प्रकट होती है? ऑप्शन ए है आपका 10वें सप्ताह में, बी है 12वें सप्ताह में, सी है 20वें सप्ताह में और डी है आपका 24वें सप्ताह में। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 13वें का? तो 13वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। क्लियर है आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है 13वें का। तो गर्भकालीन तीव्र विषाक्तता सामान्यतः गर्भावस्था के 24वें सप्ताह में प्रकट होती है। इसकी 2 अवस्थाएं होती हैं, पहली प्री एक्लेम्पसिया तथा दूसरी एक्लेम्पसिया, ठीक है। पहली होती है प्री एक्लेम्पसिया, दूसरी होती है एक्लेम्पसिया। वहां पर जो
यूथ की कंपटीशन बुक है, यूथ कंपटीशन की बुक है, वहां पर एक्लेम्सी माँ लिख गया है यहाँ पर, ठीक है, लेकिन ये सिया होता है, इतना आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर माँ लिखा है लेकिन ये सिया होता है, इतना आप ध्यान रखिए, वहां पर सीमा लिखा है। क्लियर है आपको? किताबों में किसी भी किताब में पूरा कंटेंट सही नहीं आया है मुख्य सेविका के लिए, इसलिए आपको पढ़ने में भी बहुत दिक्कत हो रही होगी और हमें पढ़ाने में भी बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि कई जगह से कंटेंट लेना पड़ रहा है, आपके लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ रही है। पीडीएफ बनाने में भी आपके लिए दिक्कत होती है कि कई चीज़ें गलत हो जाती हैं किताबों में गलत होने की वजह से। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्री एक्लेम्सिया के लक्षण है, बताइए प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या है? अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, तीसरा है रक्तचाप बढ़ना, चौथा है मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, और पांचवा है अनेक बार लगातार बवन बने रहना। तो बताइए ये जो सारे कूट दिए हैं वो कौन कौन से सही हैं? ए में दिया है 1 2 3, बी में दिया है 2 3 4, सी में दिया है 1 2 3 4 5 और डी में दिया है 3 4 5। तो बताइए प्री एक्लेम्सिया के लक्षण क्या है? बताइए। अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना, अनेक बार लगातार बमन बने रहना। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो 14वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। 1 2 3 4 5 यानी कि ये सभी लक्षण होते हैं। सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना और अनेक बार लगातार बमन बने रहना, अत्यधिक वजन बढ़ना, ये सब किसके लक्षण है? प्री एक्लेम्सिया के लक्षण है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर है आपको? तो अत्यधिक वजन बढ़ना, सूजन बढ़ना, रक्तचाप बढ़ना, मूत्र में प्रोटीन का बढ़ना तथा अनेक बार लगातार बमन का बने रहना एक्लेम्सिया के लक्षण है। इसके उपचार के लिए शीघ्र ही डॉक्टर से सहायता लेनी चाहिए। एक्लेम्सिया में इन्हीं लक्षणों की मात्रा में वृद्धि हो जाती है। क्लियर है आपको? जो प्री एक्लेम्सिया होता है और एक्लेम्सिया होता है जो, क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, बच्चे को ईश्वर का अंग मानना चाहिए तो वह आपकी संपत्ति है और ना ही आपका खिलौना है। वह तो आपके पास ईश्वर और मनुष्यता की एक धरोहर है। यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? बताइए। 15वें का जो क्वेश्चन है इसका सही ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है आपका श्री राजेंद्र प्रसाद, बी है सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी है महात्मा गांधी और डी है जाकिर हुसैन। तो 15वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? जल्दी से बताइए। तो 15वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, श्री जाकिर हुसैन। क्लियर है आपको? क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया एनीमिया नामक रोग हो जाता है? बताइए। किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं का को एनीमिया नामक रोग हो जाता है? बहुत ही आसान उत्तर है, कई बार आप इसको कर चुके हैं और आप में से लगभग हर कोई इसका उत्तर दे रहा होगा। अगर आप में से कोई भी इसका उत्तर नहीं दे रहा है तो बहुत दुख की बात है कि उसने अभी पढ़ाई शुरू भी नहीं की है, क्योंकि यह प्रश्न कई बार आपको कराया जा चुका है और आपने कई बार पहले भी पढ़ा होगा। तो ए ऑप्शन है आपका लौह तत्व, बी है आयोडीन तत्व, सी है कैल्शियम तत्व, डी है आपका मैग्नीशियम तत्व। तो बताइए किस तत्व की कमी से गर्भावस्था में महिलाओं को एनीमिया रोग हो जाता है? तो 16वें का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए ऑप्शन है, लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग होता है। क्लियर है आपको? तो मानव शरीर में लौह तत्व की कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। गर्भावस्था में महिलाओं की इसकी आवश्यकता बढ़ जाती है। इसके प्रमुख स्रोत मांस, अंडे, फलियां, अनाज तथा हरी सब्जियां हैं। क्लियर है आपको? तो आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है? बताइए। आज आपको ये आईसीएमआर के अनुसार पढ़ना है डेटा। क्लियर है आपको? आईसीएमआर के अनुसार जो उसके पोषण विशेषज्ञों के द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है। ऑप्शन ए है आपका 100 कैलोरी, बी है 200 कैलोरी, सी है 300 कैलोरी और डी है आपका 400 कैलोरी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? तो 17वें का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 300 कैलोरी। क्लियर है आपको? 300 कैलोरी। तो आईसीएमआर के अनुसार 300 कैलोरी बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? बताइए। आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा
गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया गया है? तो 18वें का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 18वें का बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 10 ग्राम। क्लियर है आपको? 10 ग्राम। अगला प्रश्न है आपका, WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञों के अनुसार गर्भावस्था में महिलाओं को कितने अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए है आपका 100 से 200 मिलीग्राम, सी है 300 से 400 मिलीग्राम, बी है 200 से 300 मिलीग्राम और डी है आपका 500 से 600 मिलीग्राम। ऑप्शन थोड़ा ऊपर नीचे है बी सी, इसका आप ध्यान रखिएगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 19 का? तो 19 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 500 से 600 मिलीग्राम। क्लियर आपको? आईसीएमआर ये WHO के अनुसार 500 से 600 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। क्लियर है आपको? तो भ्रूण के अस्थि निर्माण के लिए गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त कैल्शियम की आवश्यकता होती है, जिसे WHO तथा FAO समूह के विशेषज्ञों द्वारा 500 से 600 मिलीग्राम निर्धारित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सा विटामिन उपस्थित रहती है? बताइए बच्चे के जन्म के समय उसके यकृत में कौन सी विटामिन उपस्थित रहती है? ऑप्शन ए है आपका विटामिन ए, बी है विटामिन डी, सी है विटामिन सी और डी है विटामिन ई। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? यकृत में कौन सा विटामिन संचित होता है? बताइए। तो 20 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 20 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। क्लियर आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो आज का 21 क्वेश्चन है कि आईसीएमआर की पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाएं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता प्रस्तावित किया है? बताइए आईसीएमआर के पोषण वैज्ञानिकों ने विशेषज्ञों ने गर्भावस्था में जो महिलाएं हैं उनके लिए अतिरिक्त थायमीन की कितनी आवश्यकता को प्रस्तावित किया है? ऑप्शन ए है आपका 0.1 mgm, बी है 0.2 mgm, सी है आपका 0.3 mgm और डी है आपका 0.4 mgm। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं को कितनी अतिरिक्त थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है? तो 21 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन है। तो आईसीएमआर के पोषण विशेषज्ञों द्वारा गर्भावस्था में महिलाओं का अतिरिक्त 0.3 mgm थायमीन की आवश्यकता को प्रस्तावित किया है। थायमीन विटामिन B1 का रासायनिक नाम है। इसकी कमी से मस्तिष्क और हृदय में समस्याएं हो सकती हैं। विटामिन वाला चैप्टर आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। मैं एक बार आपका रिवीजन करवा चुका हूं और मैं अगले सप्ताह में एक बार और करवाऊंगा, ताकि जो आपका विटामिन चैप्टर है और जो रोग वाला चैप्टर है वहां से आपका एक भी प्रश्न गलत ना हो। मैं पूरी तैयारी कर रहा हूं, आपके लिए नोट्स बना रहा हूं रोग वाले चैप्टर के भी, ताकि आपको एक एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्लियर है आपको? तो बहुत ही अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है और अपना एक एक टॉपिक बिल्कुल क्लियर करके रखना है। अगला प्रश्न है आपका, गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? बताइए गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? ऑप्शन ए है आपका गर्भनाल द्वारा, बी है आंत द्वारा, सी है अमाशय द्वारा और डी है ग्रसनी द्वारा। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण किसके माध्यम से मिलता है? ऑप्शन ए है आपका गर्भनाल द्वारा, बी है आंत द्वारा, सी है अमाशय द्वारा, डी है ग्रसनी द्वारा। यह प्रश्न आपको मैं एक बार करा चुका हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग इसका सही उत्तर दे रहे होंगे। तो 22 का बिल्कुल सही आंसर क्या है? ए गर्भनाल द्वारा। क्लियर है आपको? ए गर्भनाल द्वारा भ्रूण को पोषण मिलता है गर्भावस्था के दौरान। क्लियर है आपको? तो गर्भावस्था में भ्रूण को पोषण गर्भनाल के द्वारा माता के रक्त से मिलता है। गर्भनाल ही भ्रूण को माता से जोड़ने का काम करता है। माता जो भी खाती है गर्भनाल के माध्यम से उसका पोषण बच्चे को मिलता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? बताइए 2 होती हैं, 3 होती हैं, 4 होती हैं, 5 होती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है? प्रसव पीड़ा की कितनी अवस्थाएं होती हैं? 23 का कौन सा ऑप्शन आपका सही है? तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। 3 अवस्थाएं होती हैं।
प्रसव पीड़ा की 3 अवस्थाएं होती हैं। प्रसव की प्रथम अवस्था को विस्कारण अवस्था कहते हैं, द्वितीय अवस्था को निष्कासन अवस्था तथा तृतीय अवस्था को संपूर्ण निष्कासन अवस्था कहते हैं। तृतीय अवस्था में अपरा तथा अन्य झिल्लियों का निष्कासन होता है। क्लियर है आपको? तो बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है? बताइए, जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए है आपका 1 से 2 केजी, बी है 2 से 3 केजी, सी है 2.5 से 3 केजी यानी कि 2.5 से 3 केजी, और चौथा ऑप्शन है आपका यानी कि डी 3 से 4 केजी। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा? जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार कितना होता है? तो 24 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 2.5 से 3 केजी तक होता है। क्लियर आपको? 2.5 से 3 केजी तक। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ेंगे और दोहराएंगे तो ये चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी। क्लियर है आपको? बस मेरे साथ बने रहिए आपने एग्जाम तक, और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन 101% होगा। जब आपका रिजल्ट आएगा तो मेरी क्लासेस से कम 200 से 300 बच्चे सिलेक्टेड होंगे, ये गारंटी के साथ मैं कहता हूं। जन्म के समय एक स्वस्थ शिशु का औसत भार लगभग 2.5 से 3 केजी या 6 से 7 पाउंड होता है। क्लियर आपको? तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। अगला प्रश्न है आपका, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? बताइए, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? ऑप्शन ए है आपका प्रथम 1-2 दिन, बी है प्रथम 2-3 दिन, सी है प्रथम 3-4 दिन, और डी है आपका प्रथम 7 से 10 दिन। तो बताइए, जन्म के बाद शिशु के शरीर से कितने दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है? तो 25 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, प्रथम 3-4 दिनों तक। क्लियर है आपको? प्रथम 3-4 दिनों तक तरल पदार्थों का निष्कासन होता है। तो प्रथम 3-4 दिनों में शिशु के शरीर के तरल पदार्थों का निष्कासन होता है, जिससे इसका वजन घट जाता है। 4-5 दिनों बाद वजन बढ़ना आरंभ हो जाता है तथा 10वें दिन तक जन्म के वजन के बराबर हो जाता है। इसके पश्चात प्रति सप्ताह 250 से 400 ग्राम तक शिशु का वजन बढ़ता है। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? बताइए, सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? ऑप्शन ए है आपका 4, बी है 5, सी है 6 और डी है 7। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? सामान्यतः शिशु जन्म के कितने प्रकार होते हैं? तो 26 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, 5 प्रकार का होता है। क्लियर आपको? 5 प्रकार के प्रसव प्रकार होते हैं। यहां देखिए, जन्म के कितने प्रकार पूछ लिया है, कहीं कभी आपसे पूछ लिया प्रसव कितने प्रकार के होते हैं, तो बात एक ही होगी। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा और एक एक प्रश्न अपने आप से पूछते रहिए अपने, ताकि आपका दिमाग ही अपने आप आपका रिवीजन करवाता रहे। सामान्यतः शिशु जन्म के 5 प्रकार होते हैं: प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव, औजारों के मदद से प्रसव, उल्टा जन्म, आड़ा जन्म और सिजेरियन सेक्शन या सी सेक्शन डिलीवरी। क्लियर आपको? तो ये 5 प्रकार के प्रसव होते हैं, जिसे शिशु जन्म के प्रकार भी कह सकते हैं। और प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो वीडियो को शेयर भी करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने ग्रुप्स में। क्लियर है आपको? तो कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों में सुझाव दिया है कि जन्म के बाद कितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए। तो बताइए, कई प्रमुख स्वास्थ्य संगठनों ने एक सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके एक नवजात शिशु को रखा जाए, तो वो जगह कौन सी है जहां पर रखा जाए? ऑप्शन ए है आपका मां की छाती पर, बी है लैब में, सी है मां से दूर, डी है अन्यत्र स्थान पर। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? 27 का। तो 27 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है, मां की छाती पर रखा जाए। क्लियर है आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाता है। तो विभिन्न स्वास्थ्य संगठनों ने सुझाव दिया है कि जन्म के बाद जितनी जल्दी हो सके नवजात शिशु को मां की छाती पर रखा जाए। यह मां और बच्चे दोनों को त्वचा से त्वचा के संपर्क का अनुभव करने की अनुमति देता है। क्लियर आपको? तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, चीरफाड़ से प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन सही है? शिशु का आकार बड़ा होना, शिशु का सामान्य प्रसव के दौरान जिंदगी का खतरा होना,
माँ का योनि मार्ग सकरा होना, शिशु का उल्टा या आड़ा होना। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीर फाड़ से प्रसव से संबंधित कथन क्या है। ऑप्शन ए है आपका 1 से 2, बी है 2 3 4, सी है 1 3 4, डी है 1 2 3 4। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। चीर फाड़ से प्रसव यानी कि सिजेरियन सेक्शन से संबंधित कथन है। तो 28 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है। ये सभी पॉइंट बिल्कुल सही है। ये पहला भी, दूसरा भी, तीसरा भी और चौथा भी, इन सभी स्थितियों में सिजेरियन सेक्शन डिलीवरी करवानी चाहिए। क्लियर आपको। डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उपयुक्त सभी परिस्थितियों में मां के उदर की दीवार में चीरा लगाकर शिशु को बाहर निकालते हैं। क्लियर आपको। अगला प्रश्न है आपका, उल्टा प्रसव यानी कि ब्रीच डिलीवरी से तात्पर्य क्या है। एक नंबर दिया गया है, सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर है। 2, सिर गर्भाशय में नीचे की ओर है। 3, पैर गर्भाशय में ऊपर की ओर है। डी जो चौथा है, पैर गर्भाशय में नीचे की ओर है। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही है। ए 1 2, बी 2 3, सी 3 4, डी 1 4। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। उल्टा प्रसव से तात्पर्य क्या है। तो 29 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी, सिर गर्भाशय में ऊपर की ओर है और पैर गर्भाशय में नीचे की ओर है। क्लियर आपको। बात दोनों एक ही है। जब सिर ऊपर होगा तो पैर ऑटोमेटिक नीचे हो जाएगा, लेकिन आपसे ये थोड़ा घुमा के प्रश्न पूछ लिया ताकि आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाए। क्लियर आपको। तो इसका डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। उल्टा प्रसव या ब्रीच बर्थ का आशय होता है शिशु पैर या नितंब पहले मां की योनि से बाहर आने की स्थिति में होते हैं, जबकि शिशु का सिर बाद में। क्लियर आपको। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं। बताइए किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं। ऑप्शन ए है आपका प्राकृतिक बर्थ, बी है चीड़-फाड़ बर्थ, सी है आड़ा बर्थ और डी है उल्टा बर्थ। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस प्रकार के प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं। तो 30 का कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 30 का ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। जो प्राकृतिक बर्थ होती है, जो नेचुरल डिलीवरी होती है, उसमें समय भी कम लगता है और जटिलताएं भी कम होती हैं। तो प्राकृतिक अथवा सामान्य प्रसव में समय व जटिलताएं कम होती हैं क्योंकि यह एक स्वाभाविक प्रसव होता है। इसमें गर्भवती स्त्री 9 माह अपने गर्भाशय में रखने के बाद बिना किसी विशेष परेशानी के बच्चे को जन्म देती है। लगभग 80 से 85% महिलाओं में सामान्य प्रसव होने की संभावना होती है। क्लियर है आपको। तो लगातार पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। अगला प्रश्न है आपका, अस्पताल में प्रसव कराने के संबंध में सही कथन है। तो आपको वो कथन पहचानने हैं जो अस्पताल में प्रसव कराने के बारे में बिल्कुल सही है। एक नंबर पर दिया गया है, मां व शिशु की देखभाल उचित व वैज्ञानिक रीति से हो जाती है। तो क्या यह कथन सही है। कोई भी परेशानी आने पर तत्काल आधुनिक डॉक्टरी सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। तो क्या यह कथन सही है। प्रसव के लिए आवश्यक उपकरण सामग्री अस्पताल में मिल जाती है। तो क्या यह कथन सही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है। क्या यह कथन सही है। तो 1 2 3 4 में कौन कौन से कथन सही हैं वो आपको पहचानना है। तो देखिए चारों कथन तो सही नहीं हो सकते क्योंकि किसी भी ऑप्शन में चारों नहीं दिए गए हैं। तो आपके लिए थोड़ा आसान हो गया है इस उत्तर को सही करना, क्योंकि अगर आप 2 इसमें से सही नाप लेंगे तो आपको तीसरा अपने आप पता चल जाएगा। क्लियर है आपको। तो पहला तो बिल्कुल सही लग रहा होगा आपको, लग रहा है कि नहीं लग रहा है बताइए। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। विशेषज्ञ डॉक्टरों एवं स्टाफ की कमी होती है, ये यहाँ पर बिल्कुल भी सही नहीं माना गया है किताब के अनुसार, लेकिन सामान्यतः ऐसा सरकारी अस्पतालों में देखने को मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर सरकारी अस्पताल नहीं लिखा है, इसलिए पहला और दूसरा तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसलिए सी आपका बिल्कुल सही हो जाता है। क्लियर आपको। सी आपका बिल्कुल सही है। 1 2 3। तो अस्पताल में प्रसव कराने से मां तथा शिशु को उचित तथा वैज्ञानिक रीति सुविधाएं मिल जाती हैं। यहां विशेषज्ञ डॉक्टरों तथा स्टाफों की संख्या 3 होती है जो प्रसूता की देखभाल करती है। सरकारी प्रसव केंद्रों में निर्धन महिलाओं के लिए प्रसव की मुक्त सेवाओं के साथ साथ निःशुल्क भोजन की भी व्यवस्था होती है। क्लियर है आपको।
अगला है आपका प्रश्न, स्त्री में ऋतुस्राव चक्र मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होती है, तो बताइए कब प्रारंभ होती है। वो आयु का आपका अंतराल जो वर्ग है वो आपको पहचानना है। ऑप्शन ए है आपका 15 से 16 वर्ष में, बी है 12 से 13 वर्ष में, सी है 14 से 15 वर्ष में, डी है 10 से 11 वर्ष में। तो बताइए स्त्री में ऋतुस्राव चक्र या मेंस्ट्रुएशन साइकिल कब प्रारंभ होती है। तो 32 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है। क्लियर है आपको, बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, 12 से 13 वर्ष में। तो स्त्री में ऋतुस्राव चक्र का आरंभ 12 से 13 वर्ष की अवस्था में होता है, जो 40-50 वर्ष की अवस्था तक चलता है। इस स्राव काल में गर्भावस्था को छोड़कर प्रति 26 से 28 दिनों की अवधि पर गर्भाशय से रक्त तथा इनकी आंतरिक से श्लेष्म का स्राव होता है। यह स्राव 3-4 दिनों तक चलता है। इसे ही रजोधर्म या मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र कहते हैं। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, ऋतुस्राव के प्रारंभ होने के कितने दिनों बाद अंडाणु का उत्सर्जन होता है, बताइए। ऑप्शन ए है आपका 18 दिनों बाद, बी है 20 दिनों बाद, सी है 14 दिनों बाद और डी है 11 दिनों बाद। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 31 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है, 14 दिनों बाद। क्लियर है आपको, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ऋतुस्राव के आरंभ होने के 14 दिनों बाद अंडोत्सर्ग होता है। यह अंडोत्सर्ग दोनों अंडाशयों से बारी बारी से होता है। अगला प्रश्न है आपका, लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है, बताइए। लड़कियों में मासिक चक्र का प्रथम बार आरंभ होना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है आपका रजनोवृत्ति, बी है मेनार्की, सी है अंडोत्सर्ग, डी है नाभिरज्जु। तो बताइए एबीसीडी में कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 34 का जो सही ऑप्शन है आपका वो बी है, मेनार्की कहलाता है। क्लियर आपको क्या कहलाता है, मेनार्की। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो लड़कियों में मासिक धर्म या ऋतुस्राव चक्र प्रथम बार 12 से 13 वर्ष की अवस्था में आरंभ होता है। क्लियर आपको, तो इसे मेनार्की या रजोदर्शन भी कहते हैं। यहां पर मेनाक लिख गया लेकिन यहां पर मेनार्की होगा, ठीक है, जिसे मेनार्की कहते हैं। इतना आप ध्यान रखिएगा। इसे हिंदी में रजोदर्शन भी कहते हैं। क्लियर है आपको, तो यह ध्यान रखिएगा आप। अगला प्रश्न है आपका, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, बताइए। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है एक कार्पस ल्यूटियम, बी अंडवाहिनियों, सी गर्भाशय से, डी नाभिरज्जु से। बताइए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है, कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा 35 का। तो इसका जो सही ऑप्शन है आपका 35 का वो ए है, कार्पस ल्यूटियम। क्लियर आपको, एक ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, कार्पस ल्यूटियम। अंडोत्सर्ग के उपरांत पुटक पीले रंग का हो जाता है, जिसे पीत पिंड या कार्पस लुटियम कहते हैं। इस पीत पिंड या कार्पस लुटियम से प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का स्राव होता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण होता है। ऑप्शन ए है आपका 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य, बी है 11वें से 15 सप्ताह के मध्य, सी है 14वें से 17वें सप्ताह के मध्य और डी है 5वें से 6वें सप्ताह के मध्य। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। भ्रूणीय विकास के किस अंतराल में हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र एवं पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। बताइए कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो 36 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर आपको, 7वें से 9 सप्ताह के मध्य। तो निषेचन के लगभग 10वें सप्ताह तक के विकसित युग्मनज को भ्रूण तथा युग्मनज में होने वाले विभिन्न क्रमिक परिवर्तनों को प्राणीय विकास कहते हैं। क्लियर आपको, भ्रूण में 7वें से 9वें सप्ताह के मध्य तक हाथ पैर श्वसन तंत्र, तंत्रिका तंत्र व पाचन तंत्र का निर्माण हो जाता है। क्लियर है आपको। अगला प्रश्न है आपका, किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरह से कार्य करने लगते हैं। बताइए किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। ए ऑप्शन है 8वें माह में, बी है 9वें माह में, सी है 7वें माह में और डी है आपका 10वें माह में। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। किस माह तक शिशु के सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। तो 37 का जो सही ऑप्शन है आपका वो सी है,
7वें माह में। क्लियर है आपको? सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। चौथे माह में सिर व शरीर पर रोएं, 5वें माह में आहार नाल, रुधिर व अस्थिमज्जा, 6वें माह में भ्रूण छोटे शिशु का रूप धारण कर लेता है तथा 7वें माह तक शिशु का सभी अंग अच्छी तरीके से कार्य करने लगते हैं। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, यही आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है और आपको वहां पर बिल्कुल सही उत्तर देना होगा। अगला प्रश्न है आपका, 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? ए ऑप्शन है रजोनिवृत्ति यानी कि मेनोपॉज, बी है ओव्यूलेटरी फेज, सी है ल्यूटियल फेज और डी है टेम्पो। तो बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 40-50 वर्ष की आयु में मासिक धर्म चक्र का समाप्त हो जाना क्या कहलाता है? तो 38 का जो सही ऑप्शन है आपका वो ए है। क्लियर है आपको? ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, रजोनिवृत्ति कहलाता है। अगला प्रश्न है आपका, पीरियड्स के दौरान सफाई हेतु उपयोग किया जाता है। तो ये आपको बताना है इन तीनों चीजों में कौन कौन सा उपयोग किया जाता है या कौन सा उपयोग किया जाता है। ए, 1 नंबर पर आपका सैनिटरी नैपकिन दिया है, बी टेम्पोन, 2 नंबर पर टेम्पोन दिया है और तीसरे में मासिक धर्म कप्स दिया है। तो बताइए इनमें से कौन सा उपयोग किया जाता है। ए ऑप्शन सही होगा या बी सही होगा या सी सही होगा या डी सही होगा। तो 39 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, 1 2 3। क्लियर आपको? डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यह चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी, आपके परीक्षा में पूछी जा सकती हैं। क्लियर है आपको? अगला प्रश्न है आपका, महिलाएं मासिक धर्म के दौरान किन विशिष्ट लक्षणों का अनुभव करती हैं? तो बताइएगा इनमें से कौन से ऐसे लक्षण हैं जो सही हो जाएंगे और आपको नीचे वो कूट जो दिया है, कूट रूप में आपका 1 से 2 प्रश्न आएगा परीक्षा में। देखिए आपका ग्रेजुएशन लेवल का पेपर है तो 1 से 2 प्रश्न इस तरह के आ सकते हैं, इसलिए लगभग हर मॉक टेस्ट में कोशिश की जाती है कि आपको एक प्रश्न ऐसा मिले कम से कम। क्लियर आपको? तो 1 नंबर पर दिया है रक्तस्राव के अलावा पेट में ऐंठन, 2 नंबर पर दिया है पेट के निचले हिस्से में दर्द होना, 3 नंबर पर दिया है पेट में सूजन, चौथे नंबर पर दिया है पीरियड से पहले कब्ज और 5वें नंबर पर दिया है उल्टी आना। तो बताइए इनमें से कौन कौन से लक्षण हैं जो सही है। ए ऑप्शन में दिया है 1 2 3, बी ऑप्शन में दिया है 2 4 5, सी ऑप्शन में दिया है 1 4 5, डी ऑप्शन में दिया है उपयुक्त सभी। तो बताइए 40 का कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो 40 का जो सही ऑप्शन है आपका वो डी है, उपयुक्त सभी। ये सभी लक्षण हो सकते हैं। क्लियर है आपको? लेकिन जरूरी नहीं कि हर महिला में ये सभी लक्षण देखने को मिले। रक्तस्राव के अलावा महिलाएं मासिक धर्म के दौरान उपयुक्त सभी लक्षणों का अनुभव करती हैं। ये लक्षण मासिक धर्म दौरान या बाद में दिखाई दे सकते हैं। प्रत्येक महिला इन लक्षणों का अनुभव करे आवश्यक नहीं है। क्लियर है आपको? तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होंगी और यही आपके पेपर में पूछी जाएंगी। तो आज के प्रश्न के उत्तर की बात करें तो प्रश्न था आपका, फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है। ऑप्शन ए था आपका पाचन में, बी श्वसन में, सी रक्त निर्माण में, डी रोगों की प्रतिरक्षा में। तो इसका जो सही उत्तर था वो ए ऑप्शन था, फाइबर युक्त आहार मुख्यतः सहायक होता है पाचन में। क्लियर है आपको? तो फाइबर जिसे हिंदी में रुक्षांश कहते हैं, तो ये दोनों शब्द आप याद रखिएगा, पेपर में फाइबर भी लिख कर आ सकता है और रुक्षांश भी लिख कर आ सकता है। मुख्यतः भोजन के पाचन में सहायक होता है। इसके मुख्य स्रोत अनाज, दालें, आलू तथा ताजे फल और सब्जियां हैं। एक वयस्क व्यक्ति को प्रतिदिन 25 से 30 ग्राम फाइबर ग्रहण करना चाहिए। जो अंकुरित अनाज होता है उसमें काफी मात्रा में फाइबर होता है। जितनी भी आपकी पत्तेदार सब्जियां होती हैं उनमें फाइबर होता है। आपने अक्सर भिंडी में रेशे देखे होंगे, इन सब में फाइबर काफी मात्रा में होता है। आप इन चीजों को खाएंगे तो यह आपकी पाचन शक्ति को मजबूत करेंगी और अन्य चीजों को में भी सहायता करेंगी। तो ये रहा आपके आज के प्रश्न का उत्तर।